फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 चैप्टर। पहले देखो क्या है इस चैप्टर में। पहले तो कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट 8.1.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल डिसीजंस। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल में फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल में डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज अनदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट। हमने 4 एरियाज ऑफ मैनेजमेंट देखे थे। द फर्स्ट वन मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसमें से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पूरा ये एक सब्जेक्ट है, फील्ड ऑफ स्टडी है। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है ना, वैसे ही। बट ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। नाउ सिंपल वर्ड्स में फाइनेंस का मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंस को अपने ब्लड ऑफ बिजनेस बोलते 11th में भी अपने सीखा था ये, कि फाइनेंस अगर स्टेगनेंट हो जाता है, यानी वो अगर मूव नहीं करता बिजनेस में से एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन के लिए, तो फिर वो जो फाइनेंस है वो फाइनेंस कुछ काम का नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उसी तरह से बिजनेस यूनिट का एग्जिस्टेंस विदाउट फाइनेंस पॉसिबल नहीं है। बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस। पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं। तो इसका मतलब ये आपको स्टेटमेंट के अंदर पूछ सकते कि इट मींस फाइनेंस इज लाइक फाउंडेशन स्टोन ऑफ ईच बिजनेस। हर बिजनेस का बेसिक यहीं से शुरू होता है। नाउ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द बिजनेस ट्रांजेक्शंस रेगुलरली। इन फैक्ट मनी इज द पाइवोट, पाइवोट यानी एक्सेल, जिसके आजू बाजू सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोटेट करती है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल, अंडरलाइन करो, इट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी, जिसमें अब जब भी आता है ना वर्ड मैनेजरियल एक्टिविटी, दैट मीन्स वी नीड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड दे आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड है। मतलब पैसा कहाँ से आएगा और उसको यूज कैसे किया जाएगा। Financial management utilizes financial resources in such a manner that a satisfactory return is earned along with the optimum utilization of finance. The scope of financial management has widened with the passage of time. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आगे बढ़ा, वैसे वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका स्कोप बढ़ता जाता है। अब मैं आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन में समझाऊं कि टाटा ग्रुप और अडानी ग्रुप में से बड़ा ग्रुप कौन सा। तुम में से लोग बोलेंगे अडानी ग्रुप, बट यू ऑल आर रॉन्ग। टाटा ग्रुप इज बिगर, बट अडानी ग्रुप की एनएवी, जो नेट असेट वैल्यू होती है ना, वो उसकी ज्यादा है। इसलिए अपने उसको ऐसा मानते हैं कि ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, बिजनेस चलाने वाले लोग, या तो ये बिजनेस है, बाकी सारे बिजनेस से आगे। तो ये जो स्कोप है ना वो टोटली डिफरेंट हो गया है। प्रॉफिट कौन ज्यादा कमाता है, किसकी लोन कम है, ये सब नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है कि तुम जो बिजनेस चला रहे हो उसकी नेट एसेट वैल्यू एनएवी कितनी है।
नाउ कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी फाइनेंस का मैनेजमेंट करना रूटीन एक्टिविटीज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एक्टिविटीज के सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस। पहले डिसीजन लिए जाते हैं, उसके बाद में उन्हीं डिसीजंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी इंप्लीमेंट किया जाता है। FW पेज इन द मॉडर्न इकोनॉमी। पहले क्या लिखा है? बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यानी अगर मैं डिफाइन ऐसे करूं कि मैं पैसा कहां पे यूज करूंगा, उस बेस के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब जब जरूरत पड़े तब पैसा लाना, यानी रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर रिक्वायर्ड फंड्स तुम्हारे पास आने चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेमंड जे चैम्बर्स, financial management means to take decisions about financial matters, to implement them smoothly and to review them। पहले क्या लिखा है कि पहले डिसीजन मेकिंग, देन आफ्टर उसको इम्प्लीमेंट करना। पर इम्प्लीमेंट करके तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता। तुमने जो डिसीजंस लिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसकी इफेक्ट्स आएंगे, तो उन इफेक्ट्स को अपने रिव्यू करेंगे कि जो डिसीजन लिए गए वो सही थे कि गलत थे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर M. Kimball, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो ये ने फंक्शन वाइज डेफिनेशन। पहले फाइनेंस को अक्वायर करना, दैट मीन्स टू गेट द फाइनेंस, रिक्वायर फाइनेंस एट राइट टाइम, इन राइट क्वांटिटी, एट राइट कॉस्ट। ये पहला हुआ। फिर दूसरा लिखा है कि इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नाउ व्हेन यू गेट द फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट, यू नीड टू यूटिलाइज देम प्रॉपर्ली एंड उसका एप्रोप्रिएट एलोकेशन होना चाहिए, यानी उसको बराबर से हम अलोकेट करें, यानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में। तो ऑल द अबाउट डेफिनेशन क्लेरिफाई दैट द फील्ड of financial management is so wide that it covers all the business financial decisions of business right from the inception to its end। बिजनेस के शुरू होने से लेके बिजनेस के बंद होने तक जितने भी फंक्शंस आते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस इसमें कवर हो जाते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स, it is a branch of management। Financial management is a branch of management which includes the function of planning and controlling for the use of finance। सिंपल है, मैनेजमेंट है, इसका मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग तो होगा ही। तो इसका मतलब ये भी एक मैनेजमेंट की ब्रांच है, जो मैं आगे पहले ही तुमको बता चुका कि देयर आर 4 फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम। वाइड स्कोप, द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होता है? पहले देयर is a need of finance, then we start getting the ideas कि कहाँ से पैसा आएगा, फिर अक्वायरमेंट होगा पैसा, उसके बाद में वो पैसे को अक्वायर करने के बाद में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम करेंगे। यूटिलाइजेशन करने से के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अलोकेशन, यानी जिन डिपार्टमेंट्स को पैसे की जरूरत है उनको टाइम पे मिलने चाहिए, एंड उसके बाद में इन सब चीजों का प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। It covers all financial operations right from its inception to its end। यानी मतलब जब तक बिजनेस बंद नहीं होता तो शुरू होने से लेके बंद होने तक एवरी टाइम यू रिक्वायर फाइनेंस। तो इसका स्कोप ऐसा समझो कि एवरी नाउ एंड देन इट इज रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट वन इज बेस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजंस। यानी मतलब इन केस यू वांट टू डू प्रोडक्शन, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर सेल्स करना है तो पहले डिसाइड ये करना पड़ेगा कि मार्केटिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा। रिसर्च करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। आप बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो या तो प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ऑल द एक्टिविटीज, उन सबके डिसीजंस सबसे पहले फाइनेंस के साथ में कनेक्टेड हो। रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजंस। Now financial management is related with the decision making of investment, capital structure and dividend policy। In the process of decision making, financial management uses
द मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक। कौन सी टेक्निक लिखा है? मैथमेटिकल टेक्निक। एंड आई टेल यू कौन कौन से एरियाज आते हैं। तुमने जो रेशियो सीखे ने, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट सीखे, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद में हम ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि पैसा लाने के लिए आपके पास इक्विटी शेयर का ऑप्शन है, प्रेफरेंस शेयर्स का ऑप्शन है, डेट यानी डिबेंचर्स का ऑप्शन है, इवन आपके पास अपना रिटेन अर्निंग भी है, जो पैसा आपने संभाल के रखा है। आउट ऑफ दीज उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, वो डिसीजन लेना, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद में कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितनी रखोगे, ऑनर्स कैपिटल, बोरोड कैपिटल कितनी रखोगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी आता है उसके अंदर। फिर कैपिटल बजटिंग आता है, कि हम कैपिटल का बजट कैसे बनाएंगे, कि हमको कितनी कैपिटल की कब रिक्वायरमेंट है। दीज आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मैथमेटिकल टेक्निक्स के बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। यू नीड टू गो थ्रू सम टेबल्स। ये टेबल्स आपको देखने पड़ते हैं, राइट, जिसमें एन्युइटी टेबल्स होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के टेबल्स होते हैं। इन सबको यूज करके हमें ना फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, दो तरह से तुम्हें ने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नाउ यू हैव अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे मैंने बोला कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल है तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। राइट नाउ यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ। बट अगर हम बात करें किसकी, लॉन्ग टर्म गोल की, तो वी वांट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि हम जब बात करते हैं कि अडानी और टाटा में से कौन ज्यादा सक्सेसफुल या किसका बिजनेस ज्यादा बड़ा है, तो हमारे माइंड में आता है कि अडानी का बिजनेस ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि उसके पास वेल्थ ज्यादा है, समझे। बल्कि अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा टाटा ग्रुप, क्योंकि उसके पास एक बिजनेस नहीं है, कई सारे बिजनेस है। सेम अडानी के पास भी कई सारे बिजनेस है, लेकिन टाटा इन्वॉल्व है आपकी लाइफ के अंदर, एवरी वेयर, जहां पे भी आप जाओ ना वहां पे इन्वॉल्व है। इसकी ब्रांड पोजीशनिंग देखो आप खाली, हर चीज की ब्रांड पोजीशनिंग देखो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्रोमा स्टोर, बराबर। उसके बाद में टाटा न्यू, ऑनलाइन। उसके बाद में टाटा क्लिक, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद में तनिष्क, ज्वेलरी। उसके बाद में टाइटन, वॉचेस। आगे बढ़ते जाओ, सोप मैन्युफैक्चरिंग में टाटा है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स के अंदर, हेवी व्हीकल्स के अंदर, इवन अगर अर्थ मूवर्स की बात करें ना, तो उसके अंदर भी क्रेन मशीन भी बनाता है टाटा। और टाटा प्रॉपर्टीज भी क्रिएट करता है रियलिटी में। तो आप देख सकते हो कि आपके लिए जितनी भी चीजें जरूरी है ना, उसमें से मेजोरिटी टाटा के अंदर बनती है। तुम बोलोगे चलो हमको पंखे की जरूरत है, पंखा कहाँ बनाता है, स्टील कौन बनाता है? टाटा स्टील, नंबर 1 प्लांट ऑफ इंडिया, राइट ने। तो ये है टाटा ग्रुप, जिसको अपने बोले ने, तो इन लोगों ने इतना डिटेल में सब कुछ क्रिएट किया हुआ है ना, कि ये कभी भी है ना फेल नहीं हो सकते। नाउ क्रोमा इज ब्रिंगिंग द फर्स्ट ऑफ इंडियाज एप्पल स्टोर। पहला स्टोर बॉम्बे के अंदर मार्च में ओपन होगा, जो एप्पल खुद स्टार्ट करेगी। लेकिन उसके बाद में टाटा के पास सोल फ्रेंचाइजी मिलेगी। अभी तक पता है इंडिया में कितने रीसेलर्स है? 119। 119 जो एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं। पर ये सब जो है ना स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, यानी आपको वेराइटीज नहीं देखने को मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉच लेने जाते हो एप्पल का, तो आपको उस कलर के साथ में एक ही ऑप्शन मिलता है। यूएस में
आपके पास एवरी ऑप्शन अवेलेबल, उसका पैकिंग अलग आता है। ये इसलिए अवेलेबल नहीं है कि इनके पास खुद का स्टोर नहीं है, ये खाली रीसेल करते हैं, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देते हैं, बराबर। तो ये आएगा। और इसके बाद में नाउ फॉक्सकॉन के साथ में टाटा इंडस्ट्रीज इंडिया में आईपैड और लैपटॉप यानी मैकबुक का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो भी गुजरात के अंदर प्लांट ओपन करने जा रहे हैं, राइट। और अभी यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ 42,000 करोड़ रुपीस के प्लांट का, उसके अंदर भी कौन है? टाटा एयरबस। तो अब बोलो, अब गिना और ऐसी चीज अड़ाने की, कितनी गिना पाओगे? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आप इसके गिनाने की बात करो ने, तो आप अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी गैस, ये बड़ी कंसर्न्स है, याद रखो, 10 के बराबर एक एक है, पर इनकी वर्थ इतनी ज्यादा नहीं है। इनके लिए क्या जरूरी है? इनके पास असेट्स कितनी है वो जरूरी है, और वो असेट्स है लॉन्ग टर्म की है सबकी सब, इसलिए इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के गोल के अंदर कवर किया जाता है। So the next one is the key position. Financial management is a managerial activity and holds key position in organization structure of business unit. सबसे पहली बात फाइनेंस की जाती है, relation with other areas of management. Most of the activities of business such as production, sale, marketing, research, etc. are connected with finance. Financial management will be more flexible in formulating production policy, sales policy. If the financial management has sufficient funds, यानी अगर पैसे बराबर है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करेगा? देखो, हर चीज को बराबर से कंप्लीट करा पाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्टेड है, बिकॉज बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी यू रिक्वायर फाइनेंस। मार्केटिंग के अंदर भी, क्योंकि आप सेल्स फोर्स क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप समझो कि एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, तो सबके लिए पैसा चाहिए। एंड पर्सनल मैनेजमेंट, स्टाफ को हायर करने से लेके उसको रिटायरमेंट के टाइम के बाद पेंशन देने तक, हर चीज के अंदर क्या आता है? पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर भी यही आता है, यानी क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड डिवीजन इन टू पार्ट्स, उसको अपने दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जो फिक्स कैपिटल होती है, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म की कैपिटल। फिक्स वर्किंग कैपिटल के अंदर बिल्डिंग, मशीन्स, लैंड, जबकि वर्किंग कैपिटल के अंदर डे टू डे एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंडिचर। सो 8 पॉइंट हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फर्स्ट वाज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, यानी जैसे मैनेजमेंट के अंदर अपने प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जाते हैं, इसमें भी वैसा ही है। वाइट स्कोप यानी पैसा लाने से लेके पैसा अलोकेट करने तक, उसका यूज बराबर से वहां तक का उसका स्कोप है। देन मैनेजरियल डिसीजन, प्रोडक्शन से लेके डिस्पैच तक के सारे डिसीजन इस पे बेस करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, यानी आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, और डिविडेंड की पॉलिसी क्या होगी, सबके बारे में डिसाइड ये करेंगे। इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? मैथमेटिकल टेक्निक। फिर ऑनर दो अलग अलग गोल्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट करता है, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये की पोजीशन रखता है, इसका मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस यूनिट जो है ना, फाइनेंशियल एक्टिविटी एक मैनेजरियल एक्टिविटी है और वो बेसिक एक्टिविटी मानी जाती है। बाकी सारे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, चाहे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, या पर्सनल मैनेजमेंट, इसके साथ में कनेक्टेड है। और इसमें दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाज फिक्स कैपिटल एंड द सेकंड वाज working capital requirement. Now the objectives of financial management, most important question, 3 marks. The objective of financial management should be maximization of the owner's economic welfare. इतना ही लिखा है, बराबर। क्या लिखा है? ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसमें दो तरह से समझे जा सकते हैं। एक पहला लिखा है शेयर होल्डर्स जो है ना,
ऑनर यानी कौन? शेयर होल्डर। कंपनी के अंदर हम बात करें तो अपने ऑनर्स यानी शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मैक्सिमम देने के लिए दो अप्रोच। द फर्स्ट one is the objective of profit maximization, and the second one is the objective of wealth maximization. Objective of profit maximization. Profit maximization means maximizing income of the company. Investors purchase the shares of company hoping to get maximum dividend. अब मैं जब भी कोई भी शेयर्स परचेस करता हूँ तो शेयर परचेस करने के लिए मेरे माइंड में क्या होगा कि मुझे डिविडेंड अच्छा मिले। दैट वाज शॉर्ट टर्म गोल। आप बोले शॉर्ट टर्म कैसे हुआ? डिविडेंड तो साल में एक बार मिलता है। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि अगर कंपनी अपनी वर्थ बढ़ाएगी नहीं तो आगे बढ़ेगी और ज्यादा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंपनी शुड earn maximum profit out of its available resources, and dividend policy should be based on maximization of profit. In addition, this approach suggests that company should accept profitable projects only. मतलब जहां प्रॉफिट होता हो उन्हें वहीं पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी। शुरुआत से जहां पे प्रॉफिट होता हो वहीं पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो कंपनी इसके लिए क्या करेगी? ईपीएस को इंक्रीज करेगी, यानी अर्निंग पर शेयर। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? आप टैक्स माइनस करने के बाद जितना प्रॉफिट कमाते हो उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हिस्सा माइनस कर दो, उसको टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ में डिवाइड करो, तो आपने एक शेयर के ऊपर कितना पैसा कमाया वो आपको पता चलेगा। अब अर्निंग पर शेयर से ये पता चलता है कि एक शेयर के ऊपर यानी 10 रुपये के एक शेयर के ऊपर आप कितना पैसा कमाते। पता है अर्निंग पर शेयर अगर 2 रुपये या 4 रुपये हो ना तो बहुत ज्यादा माने। कई कंपनीज की है ना 1.37 1.48 ऐसी अर्निंग होती है और वो कंपनी है ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है ना तो उसके अंदर इतना। इसके पीछे का कारण सिंपली ये है ना कि अर्निंग पर शेयर है ना 10 रुपए की कैपिटल पे गिरा था। आपने शेयर भले 1000 रुपए का खरीदा हो प्रीमियम के साथ में, बट दैट प्रीमियम इज नॉट हियर इंक्लूडेड। हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ में इसको डिवाइड करें, यानी हम तो ऐसा ही मानेंगे कि 10 रुपए का शेयर इतना कमा के दे रहा है। तो अगर समझो 10 रुपए का शेयर आपको 2 रुपए कमा के दे रहा है तो इसका मतलब कंपनी 20% अर्न कर रही है, 20%। बात समझे? नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसको एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। नेट एसेट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अभी आज कंपनी को बेचते तो कितने पैसे हो सकते, लमसम है और इमेजिनरी है, जैसे मिलते नहीं है पैसे। The net present value creates wealth for its shareholders. Hence, the financial decisions resulting in increasing net present value should only be accepted by the company. हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट? प्रेजेंट वैल्यू बढ़नी चाहिए, वेल्थ बढ़नी चाहिए। ये आएगा एमसीक्यू में कि द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो। जितना ज्यादा कैश आता है ना उतना ज्यादा अच्छा सर्कुलेटिंग कैश होना चाहिए। प्रॉफिट कमाते हो नहीं कमाते कोई मतलब। सो फ्लिपकार्ट इज अर्निंग, बहुत ही कम प्रॉफिट वो कमाती है, कई बार तो लॉस करती है, बट कैश फ्लो बहुत ज्यादा है। हर ट्रांजेक्शन कैश पे होता है। उधार करता कौन है ट्रांजेक्शन इसमें? बराबर के नहीं? तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स अगर खाली कैश में होते तो ओनली कैश फ्लो इज कंसिडर्ड एज अ मेजरमेंट एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। इसमें प्रॉफिट नहीं गिनते, अपने क्या देखेंगे? खाली कैश आना देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कवर होता है आपको पता है? कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि कंपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? तो मैं आपको बोलूं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बराबर। उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता उसमें। कौन सा आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी जैसा होगा। अब देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ, इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितना इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए
उतनी वैल्यू बनाने के लिए उसको माइनस करो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट should take such financial decisions by which wealth of the company is maximized. If the wealth of the company is maximized, it will be reflected in the price of the share of the company in the stock exchange. Market price of the share will increase in the share market. As a result, shareholders' wealth will be maximized. Due to this, shareholders' asset increases. क्या बताया? मार्केट प्राइस शेयर की बढ़नी चाहिए। तो अपने देखते हैं ना शेयर मार्केट, अब पहले देखो शेयर आते थे, हम तो जब तुम्हारे जैसे पढ़ाई करते थे ना, तो 10 रुपए का शेयर तो 3-4 रुपए प्रीमियम हो, 13 और 14 रुपीज के अंदर मिले। बट आज एक शेयर 500 से नीचे का तो जाता ही नहीं है। जब इश्यू होता है तो 10 रुपए का शेयर, सीधा कितना प्रीमियम? 500 रुपये, 550 रुपये प्रीमियम। मैं कल आपको एग्जाम्पल दे रहा था सूला विनयार्ड्स, कंपनी जो स्टार्ट हुई है सूला विनयार्ड, लिकर बनाती है। अभी उसका इश्यू चालू है, 2 रुपए का शेयर है, 400-500 रुपये प्रीमियम मांग रहा है 2 रुपए के शेयर के ऊपर। प्रीमियम देखो। और तुमने तो इक्विटी शेयर में क्या देखा जब पढ़ा अभी अकाउंट्स के अंदर? तो इंस्टॉलमेंट में पैसे आते हैं, कौन मांगता है? एक सामने पैसे ले लिए सबके सब, 500 का शेयर है तो भी इंस्टॉलमेंट नहीं किए। अब वो होता ही नहीं। हाँ, जब राइट शेयर इशू करती है ना कंपनी, राइट शेयर जब कंपनी इशू करती है ना, तब ये इंस्टॉलमेंट मंगवाती है। पर ऐसे इक्विटी शेयर में तो पता नहीं कब मैंने लास्ट में देखा था कि इंस्टॉलमेंट के अंदर मंगाएंगे। आउटडेटेड चीजें पढ़। एज ए रिजल्ट, शेयर होल्डर्स वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज्ड। तो इससे क्या होता है? शेयर होल्डर की एसेट इंक्रीज होती है। जब अभी समझो शेयर मार्केट बहुत अच्छा होगा ना, तो आता है कि फलानी कंपनी नंबर 1 बन गई। जेफ बेजोस, अमेजोन का सीईओ, नंबर 1 पोजीशन पे है, ऐसा बोला किसी ने। तो क्यों बोला? कि शेयर मार्केट में उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ गई है। तो अभी उसके पास जितने भी शेयर्स हैं उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है ना, कि उतनी उतनी वैल्यू के शेयर्स, उसके पास जितने भी शेयर्स है उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि उसके ज्यादा वैल्यू वाले शेयर्स दुनिया में किसी भी दूसरे आदमी के पास नहीं। बराबर। पर अभी समझो कि शेयर मार्केट के अंदर अमेजोन की कंडीशन खराब है, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई में भी दिख नहीं है, एकदम डाउन हो गया। तो मतलब क्या है कि उसके पास जेब में पैसे कम हो गए ना, उसके बैंक बैलेंस कम हो गया ना, खाली मार्केट में जो शेयर्स की वैल्यू है ना वो डाउन हो गई। वो तो पहले भी वैसा था ना, आज भी वैसा है। अगर कोई नंबर 1 बन जाए या नंबर 2 बन जाए, तो उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खाली उसकी क्या, जो असेट की वैल्यू है ना वो बढ़ रही है, एंड दैट इज शॉर्ट लिव। 4-5 दिन तुम्हारा बिजनेस, 4-5 साल समझो, 4-5 दिन समझो, 4-5 महीने समझो, तुम्हारा बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, शेयर की प्राइस ऊपर जाती जाएगी, तो आप ऊपर के ऊपर ही रहोगे। लेकिन जैसे ही शेयर की प्राइस नीचे ने, आराम से नीचे। समझे ना? ऐसा है। The objective of wealth maximization is appropriate and universally accepted. The objective of wealth maximization is superior to that of profit maximization. और किसने ये फेवर किया था? प्रोफेसर सोलोमन ने ये फेवर किया था। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए। अब इंपॉर्टेंस से अपने बाकी रखेंगे।